नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रीढ़ की हड्डी के टेढ़ा होना, जिसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं, उसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि रीढ़ के हड्डी का टेढ़ा होने का कारण कौन कौन सा है, किन कारणों से होता है, कौन कौन से हमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है जो कि आप स्कोलियोसिस को ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि स्कोलियोसिस क्या होता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर एक पीडिया से, बच्चों से रिलेटेड, ऑर्थो से रिलेटेड और जो भी मेरे ओपीडी में पेशेंट आते हैं उससे आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर पाऊँ। अगर आप कोई और भी टॉपिक है जिसके आप परेशान हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आने वाली वीडियोस में उसको कनेक्ट करूँ, उसको ऐड ऑन करूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्कोलियोसिस क्या होता है। व्हाट इज स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस मीन्स रीढ़ की हड्डी का जो बैकबोन है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइन है, उसका टेढ़ा हो जाना इज स्कोलियोसिस। साइडवे कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज स्कोलियोसिस। किन कारणों से होता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूरोमस्कुलर हो सकता है, जैसे कि ऐसे बच्चे जो कि सेरेब्रल पाल्सी के हैं या फिर पोलियो के हैं, जिनको कि स्पाइन की रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, या फिर जन्मजात से ही इनको स्कोलियोसिस की शिकायत होती है। एडल्ट्स में भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी हिप की रिप्लेसमेंट हुई हो, हिप सर्जरी हुई हो, तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो अपोजिट साइड टिल्ट होते हैं, जिसके कारण स्पाइन के जो कर्वेचर है, जो नॉर्मल स्पाइन का जो कर्वेचर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर वैसे लोग जो कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे टाइम तक के लिए एक ही पॉस्चर पे बैठे रहते हैं और अपने पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए एबनॉर्मल पॉस्चर के कारण स्कोलियोसिस के शिकार होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि स्कोलियोसिस के मरीजों में कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं जिनको आप डायग्नोज कर सकते हो कि स्कोलियोसिस से सफ़र कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको कमर में दर्द की शिकायत बताएंगे। जैसा मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होने के कारण जो पैरों में नसें जाती है, जिससे जैसे कि सियाटिका के लक्षण मिलते हैं। सियाटिका नर्व कंप्रेस होने के कारण पैरों में दब जाना, नसों को दब जाने के कारण जो सूनापन, जलन महसूस हो सकता है, दर्द रहता है। अगर आपका अपर थोरैसिक और लंबर इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनको, वैसे बच्चों को, वैसे लोगों को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। जब वो सांस लेते हैं तो उन्हें एबनॉर्मल टाइटनेस सा फील होता है, पेन होता है। तो आपका अपर बैक और एज वेल एज लोअर बैक दोनों ही इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है। ऐसे लोग अपने आप को चलने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो एबनॉर्मल गेट, गलत तरीके से चलने लगते हैं। हिप हाइक, कमर का ऊपर नीचे होना हो सकता है, या फिर कंधे का ऊपर नीचे होना, कंधे में दर्द हो सकता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको स्कोलियोसिस पेशेंट में देखने के लिए मिलेंगे। कॉजेज़ के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण, जब आपके पास मरीज आता है तो आप कौन कौन से लक्षण आप ऐसे मरीज को देख के बता सकते हैं। जैसे मैं आज आपको अपने ओपीडी में डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। जो मेरे पास जो आज बच्चा आया है, उसकी जो स्पाइन है वो एबनॉर्मल है। मीन्स एक साइड उसका हिप हाइक है, दूसरा साइड उसका जो कमर है वो नीचे की तरफ है। कंधे में आपको एबनॉर्मेलिटी दिखेगी कि आपका एक साइड का कंधा ऊंचा या नीचा हो सकता है। गर्दन में एबनॉर्मेलिटी, जिस साइड का आपका कॉन्वेक्सिटी है या कॉन्केव है, उस साइड का आपका शोल्डर और हेड रेज मिलेगा। तो इस तरीके के लक्षण आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्कोलियोसिस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्कोलियोसिस, लीवो और डेक्स्ट्रो स्कोलियोसिस। लीवो स्कोलियोसिस जो है मोस्ट कॉमन है, जो कि पॉस्चरल, और इसमें बहुत माइल्ड सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं, जो कि स्पाइन का वन साइडेड टिल्ट होना। लेकिन जो डेक्स्ट्रो स्कोलियोसिस है, तो डेक्स्ट्रो मीन्स डेंजर, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर्स, इसमें स्ट्रक्चरल बोनी डिफॉर्मिटी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले कि जो डेक्स्ट्रो स्कोलियोसिस है, तो हमें पता कैसे चलेगा? जब आपके ओपीडी में आपके मरीज आते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सा लेवल ऑफ स्कोलियोसिस है, कितने लेवल का स्कोलियोसिस है।
इसके लिए हम लोग कॉप्स एंगल मेज़र करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो मैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में भी बताऊंगी कि कॉप्स एंगल जो है, जो स्पाइन का कॉप्स एंगल है, वो कैसे मेज़र करते हैं। सबसे पहला मोस्ट प्रॉमिसिंग पॉइंट जो इस वीडियो में है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए कि स्कोलियोसिस को हम लोग कैसे पता करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें स्पाइन जो है वन साइडेड कॉनकेव हो जाता है एंड अपोजिट साइड कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉनकेव मीन्स सी शेप, अंदर की तरफ आपकी कॉनकेविटी है अंदर की तरफ, एंड अपोजिट साइड कॉन्वेक्स है। तो इससे क्या होती है, जो अंदर की मांसपेशी है, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से समझिए कि ये आपका पेशेंट का राइट साइड है एंड दिस वन इज लेफ्ट साइड। अगर अब इस साइड जो आपका राइट साइड है वो आपके कॉनकेव, स्पाइन की जो मसल है राइट साइड की वो सारा कॉनकेव है, और जो लेफ्ट साइड है वो कॉन्वेक्स है। तो इसमें एबनॉर्मल जो खिंचाव है, टाइटनेस है, उसके कारण क्या होगा, इसकी जो मसल मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इस ऐसे मसल्स में मीन्स हमें लेफ्ट साइड के मसल्स की सारी स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है। दोस्त आप याद रखो, मोस्ट प्रॉमिसिंग पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है कि हमें लेफ्ट साइड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है एंड राइट साइड, जिस साइड हमारा कॉनकेव है, यहाँ पे एबनॉर्मल टाइटनेस है, तो टाइटनेस को ब्रेक करने के लिए हमें इस मसल्स को रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करानी है। तो अगर आप अपने मरीज की जो कॉन्वेक्सिटी है और कॉनकेविटी है उसको आप समझ पाएंगे, स्पाइन का असेसमेंट कर पाएंगे, आप पता कर पाएंगे कि आपके थोरासिक लेवल पे कॉनकेव है या फिर आपके लंबर लेवल पे कॉन्वेक्सिटी है, तो आप उसी हिसाब से पेशेंट को ट्रेन कर पाएंगे। मेरे पास जो बच्चा आया है, मैं उसमें आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी कि कौन कौन सी 10 बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको बच्चे को करानी है। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ पाए हुए। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में कि हमें कैसे ऐसे बच्चों को, ये एडल्ट को मैनेज करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेसिंग। स्कोलियोसिस के लिए रीढ़ की हड्डी के टेढ़ापन होने के लिए ब्रेस आती है, जो कि हमें ब्रेस लगानी है। ब्रेस आप अपने साइज मेजरमेंट के हिसाब से भी लगा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिल्काइवी ब्रेस कहते हैं उसको, आपको बच्चे को लगाना है या फिर एडल्ट है उनको लगाना है। साथ में टेंस ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर, जिस भी मसल्स की जो स्ट्रेंथन है, पावर है, उनको कम हो गई है, उसको इम्प्रूव करना है, मसल को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है। टेंस मशीन लगाना है। आप स्विमिंग बता सकते हो, ऐसे पेशेंट स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पोस्चरल मैनेजमेंट। हमें नेक से शोल्डर प्लस हिप के साथ पूरा बॉडी का पोस्चर मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि स्कोलियोसिस को हम लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन सी 10 बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं जिसको करा के आप स्कोलियोसिस को मैनेज करते हैं। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।